हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो बच्चों, आज का प्रोग्राम भी बड़ा शानदार है। मेरी बात सुनना भाइयों। कल मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना, रिलेशन और फंक्शन वाला, ये 11th में भी है और 12th में भी है। कल भी आपको बोला था मैंने। और बच्चों, अगर आपको ये 11th क्लास में अच्छे से समझ में आ गया ना, तो 12th में तो आपकी चांदी चांदी, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो रिलेशन तो देखो बच्चों, अपन कल पूरा अच्छे से समझ चुके थे। आज अपने पास कहानी चल रही है किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। फंक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने रिलेशन को बाय हार्ट किया है, अच्छे से किया है। घर पे जाके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गड़बड़ रहेगी अगर नहीं पढ़ा होगा तो। भाई पढ़ा है ना? आ जाएगा समझ में बच्चों, आपको भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा, उससे आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको, मुझे पता है, आपकी स्टाइल में बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, वो भी मैं लेके आऊँगा। अ रिलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रिलेशन क्यों लिखा? क्योंकि फंक्शन भी भाइयों एक रिलेशन ही है, लेकिन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अ रिलेशन एफ, फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एफ बोलूँगा। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट A to set B is called a function. A relation F, जनरली हम रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि फंक्शन भी क्या होता है? एक रिलेशन होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। मज़ा आएगा आपको। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है, लेकिन ऐसा रिलेशन है जिसमें दो कंडीशन आएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। A relation F from set A to set B is called a function if, ये कंडीशन क्या है? ये आने वाली। A relation F from set A to set B is called a function if, पहली कंडीशन, every element of, और ये सेट A और सेट B क्या होने चाहिए बच्चों? दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए। If every element of सेट A, सेट ए का हर एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ होना चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी में किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मुझे यकीन है बच्चों कि आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के मेरी बात कम समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं बेटा ऐसा एग्जाम्पल लाऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, पहली बात तो ये होनी चाहिए, मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि रिलेशन भी क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। तो फंक्शन भी क्या होगा? फंक्शन भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, क्योंकि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो दो कंडीशन लेके आएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एन एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी connect only a single element of set B. An element of set A should be connect, ये मैं अपनी own language में बोल रहा हूँ, should be connected only a single element. An element of set A should be connected only a single element of सेट बी। सेट ए का एलिमेंट सेट बी में सिर्फ किसी एक से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों बातें आप अच्छे से देख लो। अब मैं आपको ये पूरी कहानी समझाने वाला हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से मेरे भाइयों। पहले तो ये दोनों बातें आप अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। तो मेरी कहानी देखिएगा, बड़ी मज़ेदार कहानी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मैंने क्या किया, एरो डायग्राम के थ्रू बताऊँगा आपको, बहुत मज़ा आएगा इससे। ये मेरे पास बच्चों एक सेट ए है, ये मेरे पास एक सेट बी है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ सेट ए से सेट बी में कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जैसे सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4, सेट बी के अंदर मैंने एलिमेंट लिए A B C D E।
अब देखना भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सेट ए का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब 1 का किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ पेयर बनना चाहिए, 2 का भी बनना चाहिए, 3 का भी बनना चाहिए, 4 का भी बनना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से और 4 कनेक्टेड है मेरे भाइयों डी से। यहाँ पे मैंने ये बात बोली, तो मुझे बताना है कि ये जो रिलेशन है ना, ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं वो 2 कंडीशन कैसे चेक करता हूँ। देखिए, सेट ए का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, सेट ए का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। इनकी इधर इमेज बनती है, ये तो होता है एलिमेंट और जिससे जुड़ा होता है वो होती है उसकी इमेज। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको पता लग गया कि पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 कोमा ए, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2 कोमा बी, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 3 कोमा सी, चौथा ऑर्डर्ड पेयर है 4 कोमा डी। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं और मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दूंगा। तो मुझसे पूछा जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं। मैं बोलूँगा कि ये डेफिनेटली फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ का हर एलिमेंट कनेक्टेड है, पहली बात तो ये, और हर एलिमेंट यूनिक इमेज बना रहा है। देखो, 1 का ए से है, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से। तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया ये रिलेशन जो है ना, ये फंक्शन है। अब फंक्शन कब कब नहीं होगा, आपको मज़ा आना स्टार्ट होगा। देखना, इसी पिक्चर में मैं आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, ये सेट है, ये सेट बी, ये सेट है, ये सेट बी। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला 1 जुड़ा हुआ है ए से, फिर मैंने बोला 2 जुड़ा हुआ है बी से, एट द सेम टाइम मैंने आपसे बोल दिया कि 2 जुड़ा हुआ है सी से और आपका 3 जुड़ा हुआ है डी से। ये मैंने काम किया है यहाँ पे। या फिर एक काम करते हैं, रुको, अपन ने यहाँ पे 2 का कनेक्शन दिखा दिया बी से। मैंने बोला 4 जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों, 2 जुड़ा हुआ है बी से और 3 कनेक्टेड है सी से। 4 को कुछ नहीं किया। अगर आपसे कोई बोलेगा कि भैया ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या, तो पता है आप क्या कहेंगे कि भैया 1 तो जुड़ा हुआ है ए से, ठीक है सर, 2 जुड़ा हुआ है बी से, सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया 2 कोमा बी, थर्ड ऑर्डर पेयर आ गया 3 कोमा डी, 3 जुड़ा हुआ है डी से। ये 4 कुछ नहीं कर रहा ना, ये 4 कुछ नहीं कर रहा, इस 4 का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। इसका मतलब इस सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है ऐसा 4 जो उधर किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, अगर इसकी जगह मैं कहानी ऐसे लेके आता, ये सेट है, ये सेट बी, सेट ए के अंदर मैंने क्या किया, वही 4 एलिमेंट लिए 1 2 3 4, यहाँ पे वही 5 एलिमेंट ए बी सी डी ई। ठीक है, मैंने बोला आपकी बार 1 का कनेक्शन है ए से, 2 का कनेक्शन है बी से, और अब जो बात वहाँ कर रहा था ना पहले, वो अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब मैंने बोला 2 का कनेक्शन डी से, फिर मैंने बोला 3 का कनेक्शन ई से और 4 का कनेक्शन सी से। तो आपने देखा यार कि ये सारे एलिमेंट जुड़ तो गए, इधर कोई भी नहीं बचा। जैसे पिछली बार यहाँ पे 4 बाकी रह गया था, तो अपन ने क्या बोला था, फंक्शन नहीं है। लेकिन अब की बार आप देखिए, यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रहा, यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है ए से, पहला ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है मेरे भाई, फिर सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर 2 कोमा बी, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर 2 कोमा डी, उसके बाद फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आया 1 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा डी और 3 कोमा ई, 3 कोमा ई, और नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आया 4 कोमा सी। ये सब आया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके मैंने लिख दिया कि भैया मेरे पास ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। यहाँ पे मेरी फिर पिक्चर बन गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने क्या देखा कि यहाँ पे सेट ए का ये जो एलिमेंट है ना 2, ये 2 इमेज बना रहा है, ये 2 चक्कर चला रहा है। देखिए, ये 2 बी से भी जुड़ा हुआ है, ये 2 डी से भी जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ फंक्शन। फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सबसे कंपलसरी कंडीशन है। यहाँ पे ये 2 एक बार बी से जुड़ा हुआ है, 2 एक बार डी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो रिलेशन है ये भी फंक्शन नहीं है। तो देखिए, ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं था, ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं था। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, रिलेशन रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ लेके आ जाओ, सेट ए से
सेट बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं बनाओ मेरे भाइयों। जिस रूल के थ्रू बन सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फंक्शन ने कसम खा रखी है, क्या कसम खा रखी है कि भैया मैं तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन हूँ जिसमें यहाँ का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए और इधर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। अब बच्चों इसको इतने प्यारे अंदाज में बताऊंगा मैं आप लोगों को। वैसे तो जो पढ़ने वाले जो प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनको तो मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ अपने पास कुछ बदमाश बच्चे भी होते हैं। अब इनको क्या है कि बेटा कुछ नया चाहिए हर चीज़ में, इनको कुछ नया चाहिए कि सर कुछ ऐसी कोई बात बताओ कि फंक्शन जो है ना वो पूरी ज़िंदगी खोपड़ी में सेट हो जाए। तो मेरे भाइयों आपके लिए एक बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। देखिए ये मैंने एक सेट ए बनाया, ये मैंने एक सेट बी बनाया। ये ए है, काम करते हैं एट द सेम टाइम सारे एक साथ बनाऊंगा ताकि आपको मज़ा आएगा। ये मैंने बच्चों सेट ए बनाया, ये मैंने सेट बी बनाया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर एलिमेंट है 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। अब कहानी ये है, मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे भाई कि ये तो है सारे बॉयज़ और ये है गर्ल्स। ये भैया इस तरीके से चल रहा है। सेट ए वाले सारे लड़के हैं, सेट बी वाली सारी लड़कियां हैं, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स ये इस तरीके से कहानी है। आप यूँ मान के चलिए कि सेट ए वाले लड़के हैं, सेट बी वाली लड़कियां हैं। हमारी कंडीशन के सारे लड़कों के चक्कर चलने चाहिए, सारे लड़कों के चक्कर चलने चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में जाके सेट हो जाएं। क्योंकि चक्कर नहीं चलेगा ना बेटा तो फिर इधर उधर आवारागर्दी करता रहेगा। अब चक्कर चलने से तो क्या है, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेगा। तो हर आदमी का चक्कर चलना चाहिए। पहली बात तो ये इसका चक्कर चल गया इससे, ये इसका कोई किसी से भी चलाओ भाई। देखिए किसी को कोई भी पसंद आ सकता है, कोई बैन नहीं है, ठीक है ना। 3 का चक्कर चल गया 4 से और 4 कहता है कि भैया मैंने तो 6 से चला लिया, ठीक है। तो बेटा इधर कभी भी कुछ नहीं देखना कि इधर कोई बाकी रह गया हो। इधर कोई बाकी रह जाए तो रह जाने दो। क्यों? लड़कियां हैं भाई, भारत देश में लड़कियों को सारे राइट्स हैं। पढ़ने वाली बच्ची भाई थोड़ा कम ध्यान देती इधर उधर की बातों पे। तो इधर कोई भी रह सकता है, उधर कोई नहीं रहना चाहिए, उधर कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरे भाइयों ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और कंडीशन लेके आता हूँ। ये मैंने बनाया सेट ए, ये मैंने बनाया मेरे भाइयों सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर अपन ने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट ले लिए। अब की बार क्या कर रहे हैं, अब की बार देखना 1 का चक्कर चला ए से, 2 का चक्कर चला बी से, और 2 का चक्कर चला डी से, और 3 का चक्कर चला सी से, 4 का चक्कर चला ई से। आदमी मुझसे पूछता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। समझदार बच्चे तो तुरंत अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इसकी 2 इमेज बन रही है। लेकिन अपन जैसे, ठीक है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है। भैया एक लड़का 2 चक्कर चला रहा है, कैसे पॉसिबल है भाई? आगे जाके पता तो लगता ही है ना, पता तो पड़ता ही ना कि यार ये आदमी 2 गर्लफ्रेंड बना के बैठा हुआ है। इस आदमी ने बी से भी कर रखा है और इस आदमी ने डी से भी कर रखा है। तो भैया बी और डी को कभी ना कभी तो पता पड़ेगा ना कि दोनों को पागल बना रहा है ये, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक आदमी के 2 चक्कर नहीं चलने चाहिए, एक आदमी का सिर्फ एक ही चक्कर चलना चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। अब आ जाओ आपके पास एक और बात लेके आता हूँ। एक इतना मज़ेदार लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सेट है, ये सेट भी, वही ये बॉयज़ और ये गर्ल्स 1 2 3 4, इधर लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है, 4 ही लिख दिया आपकी बार। ऐसा हुआ बच्चों कि आपकी क्लास में बस एक ही लड़की है जो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये 1 कहता है कि यार मुझे तो ए ही पसंद है, 2 कहता है मुझे भी ए पसंद है, 3 कहता है मुझे भी ए पसंद है, और 4 कहता है मुझे भी ए पसंद है। तो भैया इन सब की चॉइस एक हो सकती है, ये फंक्शन है, इन सब की चॉइस एक हो सकती है। इधर मैंने क्या कहा, कोई बाकी रह जाए रहने दो। और एक लड़की कितनों से भी चक्कर चला सकती है, भारत देश, यहाँ पे लड़कियों को फुल राइट्स हैं, लड़कियों से कुछ नहीं कह सकते भाई। हाँ, वो लड़की सुंदर है तो उसमें उसका दोष नहीं है, ये उससे करना चाह रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन सब एक से ही करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 1 कोमा ए, 2 कोमा ए, 3 कोमा ए, 4 कोमा ए, ये, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप बंद कर दो। ये लो कहानी खत्म, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए हमारे, ये हो गई हमारी कहानी
ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखा कि फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं हो रहा। पहले 1 का ए से है, फिर 2 का ऐसे, फिर 3 का ऐसे, फिर 4 का ऐसे है। तो बच्चों ये फंक्शन है। बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। लड़कियों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, लड़कियां करें या नहीं करें डजंट मैटर। एक लड़की के चारों से चल रहे चलने तो इनकी प्रॉब्लम है भाई, उसकी क्या दिक्कत है, वो खूबसूरत है, गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, इसमें उसका क्या दोष है। ये तो इनका दोष है कि ये उसको पसंद करते हैं। वो तो कह रही कि यार तो इससे कर ले, अब यही नहीं करना चाहे तो क्या करें। दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं था। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये चीज़ें हैं फंक्शन को पहचानने के लिए। आई होप आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इधर की कहानी क्लियर है, सेट बी को कभी भी चेक नहीं करना। लड़कियों को फुल राइट्स हैं, कोई बाकी रह भी सकता है और कोई बाकी नहीं भी रहे तो भी सब कुछ चलता है। जैसे अगर कोई बाकी नहीं रहना चाहे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना बच्चों, जैसे एक कंडीशन और मैं आपके लिए लेके आ जाता हूँ कि इधर और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर हैं, ये ए ये बी। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से। ये दुनिया का सबसे बढ़िया फंक्शन है, सबसे बढ़िया रिलेशन है, पति पत्नी। ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी। कोई इधर उधर कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहा, अपन लोगों की तरह अपना चल रहा ना बेटा अभी ध्यान। मजे तो बहुत आ रहे हैं तुम्हारे को, इनको बेटा ऐसे ही समझ में आता है। तो देखिए 1 A 2 B 3 C 4 D, ये हो गई हमारी कहानी। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इस तरह का जो फंक्शन है, ये इस तरह का जो रिलेशन है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों कि ये फंक्शन है। क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। अब की बार देखो लड़कियां भी पूरी बराबर साथ दे रही है कि भैया तू मुझसे, तू मुझसे, तू मुझसे। हर का एक डिफरेंट लड़की से चक्कर है। भाई लड़कों का तो चलना बहुत जरूरी है, और एक आदमी दो नहीं चला सकता। पहली बात ये, उधर पूरी आज़ादी है, फुल फ्रीडम, करो कि मत करो, ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है। इसमें क्या है, इन बेचारों का भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, ये हो गई बात बच्चों। तो ये फंक्शन का अपना वे था। फंक्शन आपकी खोपड़ी में बहुत अच्छे से सेट हुआ होगा, मैं 100% श्योर हूँ, कभी भूल भी नहीं पाओगे आप। अब अपन फंक्शन के डोमेन के बारे में, फंक्शन की रेंज के बारे में और फंक्शन के कोडोमेन के बारे में भाइयों बात करेंगे। ठीक है ना, देखिए आप। तो भाइयों डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इनके बारे में बात चल रही। डोमेन, कोडोमेन। मेरा एक ही एग्जांपल आपको इतना पसंद आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात चल रही। देख भाई, ये बनाया अपन ने सेट है। अरे बेटा यहाँ ध्यान दो, ये बनाया सेट है, ये बनाया हमने सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। चलो एक और बढ़ा देते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बच्चों 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है सी से, 3 कनेक्टेड है डी से और 4 कनेक्टेड है ई से। तो बच्चों पहली बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शन तो है ही सही, तभी तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालूंगा। तो फंक्शन तो मुझे दिखाना ही है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जो फंक्शन बना एफ सच दैट, ठीक है, वो आया है मेरे पास बच्चों ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो एफ इक्वल टू अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 A, ठीक है, 2 B, 2 का C से, तो 2 C। थर्ड क्या आएगा बच्चों 3 D, 3 D। फिर क्या आएगा 4 E, ये आ गया हमारे पास 4 E। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने बंद कर दिया। तो अब आपको इतना बढ़िया स्टाइल से बताने वाला हूँ। डोमेन तो पता है बेटा कुछ भी नहीं होता, सेट ए। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। ये जो सेट ए है ना, इसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ बच्चों, सेट ए। और सेट ए क्या है 1 2 3 4। तो डोमेन आ गया मेरे भाइयों 1 2 3 4, फिक्स है। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, डोमेन पूछा जाए, तो सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। ये इस तरीके से लिखा जाता है एफ सच दैट ए टू बी। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एफ सच दैट ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो जो सेट ए होता है वो डोमेन होता है। कोडोमेन बड़ी सीधी सी चीज़ है मेरे भाइयों। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन के लिए अगर कोई आपसे कहता है तो आप क्या कहेंगे, अरे भैया पूरा का पूरा सेट बी। सेट बी क्या है, ए बी सी डी ई एफ।
ABCDEF ये आपका कोडोमेन है। अब कमाल की चीज़ जो आने वाली है मेरे दोस्तों वो है रेंज। अब बात करूँगा मैं रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में जब मैं बात करूँगा, एक मिनट बच्चों देखिए, अब अपन रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फंक्शन की रेंज निकालना। और रेंज में इतने बढ़िया तरीके से बताऊँगा आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। जिनसे चक्कर चलता है ना वो रेंज है। लड़कों का जिन लड़कियों से चक्कर चल रहा है वो रेंज है। आपने क्या देखा भैया, इसका इससे चल रहा है, इससे चल रहा है, इससे चल रहा है, इससे चल रहा है। तो चक्कर किन किन से चला? ए से चला, सी से चला, डी से चला, ई से चला, ये रेंज है। और जिनसे नहीं चला वो रेंज में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी रेंज यहाँ तक ही थी। लड़कों की रेंज कहाँ तक थी, मतलब लड़के इनकी अप्रोच कहाँ तक थी, कहाँ तक पहुँच सकते थे। एक ए के पास पहुँच गया, ए से समझाता हूँ बेटा, मैं कभी भूल ही नहीं पाओगे। ए या इनके सेकंड एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं ए सी डी ई, ए सी डी ई, ये इस फंक्शन की रेंज है। तो रेंज क्या होती है? जिनसे चक्कर चला वो रेंज है। बाकी तो सारी कहानी सिंपल है यार। सेट ए डोमेन, सेट बी कोडोमेन, रेंज जिससे चक्कर चला वो रेंज। ठीक है, आप क्वेश्चन लेके आएंगे एक से एक आपके लिए शानदार। तो भाइयों आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन तैयार है, इसलिए मैंने आपका टाइम सेव कर लिया। तो देखिए हमसे बोला जा रहा है कि ये सेट एक्स है। सेट एक्स के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ऐसे सेट वाई के अंदर एलिमेंट है 1 5 9 11 15 16। अपने को यहाँ पे ये 3 रूल दिए गए हैं कि अपने को एक तो दिया गया है F1, एक दिया गया है F2, एक दिया गया है F3। एक तरीके से आप ये मानिए कि अपने को यहाँ पे ये 3 रिलेशन दिए गए हैं F1, F2, F3। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो भाइयों मैंने देखा सेट ए से सेट बी में यहाँ पे x टू y चल रहा है। अपन क्या बोलते हैं जनरली? फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पे x और y है तो फंक्शन फ्रॉम x टू y अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन फंक्शन है। तो मैंने देखा भाई 1 जो है ना ये कनेक्टेड है 1 से, ठीक है साहब। 2 जो है ना ये कनेक्टेड है 11 से, ठीक है साहब। 3 जो है ये कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है मेरे भाइयों 1 से, हाँ 1 इसके अंदर प्रेजेंट है बिल्कुल। 4 कनेक्टेड है 15 से, बिल्कुल भैया ये फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ का हर एलिमेंट यूनिक इमेज बना रहा है। 1 1 से जुड़ा हुआ है, 2 11 से जुड़ा हुआ है, 3 1 से जुड़ा हुआ है, 4 15 से जुड़ा हुआ है, और कोई भी बचा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों ऑक्यूपाई हो गए, सबकी इमेज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो उसका एलिमेंट है। तो F1 जो है ना मेरे भाइयों ये फंक्शन हो गया। F2 के लिए पूछा जा रहा है 1 कनेक्टेड है 1 से, ठीक है। 2 कनेक्टेड है, वहाँ पे पहली बात तो वहाँ पे बच्चों 7 है ही नहीं, ये 7 से पता नहीं कैसे कनेक्टेड हो गया। फिर उसके बाद दिया गया 3 कनेक्टेड है 5 से। तो मैं आपसे यूँ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ 7 की जगह अपन 9 भी कर दें ना, चलो मैंने 9 कर दिया। 2 कनेक्टेड है 9 से, 3 कनेक्टेड है 5 से, तो भी ये फंक्शन नहीं है। ये भाई कहाँ गया? 4 तो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। मैंने कहा था ना क्वेश्चन करवाएंगे तब मज़ा आएगा। ये भाई कहाँ गया? इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए वालों का सबका चक्कर चलना कंपलसरी है। उसके बाद आप आ जाइए F3 के बारे में चेक करना है। 1 जुड़ा हुआ है 5 से, ठीक है। 2 जुड़ा हुआ है 9 से, ठीक है। 3 जुड़ा हुआ है 1 से, ये भी ठीक है। 4 जुड़ा हुआ है 5 से, ये भी ठीक है। और 2 जो है ना मेरे दोस्तों, 2 जुड़ा हुआ है 11 से, यहीं पे लफड़ा पड़ गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया। एक लड़के ने 2 चक्कर चला लिए, इसका चक्कर भी 9 से और इसी का चक्कर 11 से, इसलिए फंक्शन नहीं है। ऐसा आती बेटा चीज़ें समझ में, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। तो मेरे भाइयों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। मैं आपको एक से एक क्वेश्चन करवाऊंगा इस चैप्टर का भी, मतलब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। हमें एक सेट ए दे रखा है बच्चों, जिसके अंदर एलिमेंट है 9 10 11 12 13। हमसे बोला गया है एफ सच दैट, मतलब एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू जेड। ये जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाइयों इंटीजर के सेट को। हमसे बोला जा रहा है एफ सच दैट ए टू जेड, मतलब एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से जेड पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन का कोड डोमेन क्या हो गया? जेड। फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? ए।
निकालना क्या है भैया, रेंज निकालनी है। तो डोमेन कोडोमेन तो बहुत सीधी चीज़ होती है, रेंज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेंज निकालनी है तो फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया ना, देखो फंक्शन ये है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। फंक्शन ये चल रहा है एफ एक्स इजिकल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स होता है मेरे भाइयों सेट ए के एलिमेंट। तो एक्स की जगह सेट ए का एलिमेंट पुट करेंगे। एफ एक्स मतलब F9 मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। क्या बन गया मेरा फंक्शन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। बच्चे इस क्वेश्चन में ये घबरा रहता है, मैंने कहा बहुत सिंपल है यार ये तो। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3। भैया 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 से करेंगे 3 से किया तो ये 1 आ गया। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया मेरे भाइयों 3। इसका मतलब 9 का चक्कर चला है किससे, 3 से। तो बेटा रेंज में आएगा वो, अब देखते जाना आप। इसके बाद F9 के बाद किसको निकालेंगे बेटा, F10 को निकालेंगे। इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 5, क्योंकि कोई भी अगर 10 के प्राइम फैक्टर करेगा तो 2 से करेगा, फिर 5 आएगा, 5 से करेगा तो 1 आएगा। हाईएस्ट क्या है मेरे बच्चों 5। तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट है 11। भाइयों मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, खुद से डिविजिबल होगा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 का 11 ही आएगा। मतलब 11 का 11 से ही चला है चक्कर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इधर आ जाइए। अब की बार बात कर रहे हैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 मतलब F12। तो F12 सीधी सी बात है, 12 के प्राइम फैक्टर करके देख लो ना यार। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। क्या आया भैया 3। तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया मेरे पास 3 आया। अब मेरे पास लास्ट चीज़ रह गई है, वो है मेरे दोस्तों क्या 13। तो 13 का निकालना है, तो मैं बोलूँगा F13 इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13। और वो चीज़ क्या है बच्चों, वो 13 ही है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो मुझे पता लग चुका है कि यहाँ पे ये जो भी सेट ए के एलिमेंट है 9 है 10 है 11 है 12 है और 13 है, इन सबका जिनसे चक्कर चला वो कौन कौन है, वो है 3, 5, 11, 3 और 13। तो यही मेरे फंक्शन की रेंज है, क्योंकि जिससे चक्कर चलता है वो रेंज होती है। तो रेंज में मैं क्या लिखूंगा मेरे भाइयों, रेंज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, सारे एलिमेंट लिख दूंगा 3, 5, 11। ठीक है, अभी 3 को बार बार लिखने की नीड नहीं है। जैसे आप लिखे ना 3 हो गया 5 हो गया 11 हो गया 3 हो गया, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 3, 5, 11 और 13 ये आपके फंक्शन की रेंज हो चुकी है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, अभी और करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो बच्चों देखिए ये नया क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए स्क्रीन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। बस क्या है कि आपका जो है ना बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ फंक्शन में, क्योंकि नया टॉपिक होता है तो कई बार ऐसा लगता है। एक्सप्रेस द फंक्शन f सच दैट x टू r। f सच दैट x टू r का मतलब f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू r। r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। x तो अपने को बताना पड़ेगा, तो ये रहा अपना सेट x। तो ये एक सेट है x, इससे मैंने रियल नंबर के सेट पे एक फंक्शन डिफाइन किया है, और वो फंक्शन दे रखा है मैंने आपको f(x = x³ + 1। भाई फंक्शन भी तो देना पड़ेगा ना, फंक्शन क्या है, किस रूल के थ्रू जुड़ा हुआ है भैया, यहाँ का एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट से किस कंडीशन या किस रूल के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो मैंने फंक्शन दिया है f(x = x³ + 1। ये x कहाँ से आता है, सेट A से, मतलब हमारे डोमेन के एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे वो कौन है, x है, तो x के अंदर पहला एलिमेंट क्या है -1, तो f की जगह x की जगह मैं क्या पुट करूँगा बच्चों -1। सबसे पहले f-1 निकालना है, f-1 निकालना है, तो यहाँ पे x की जगह -1 रख देंगे, -1 का क्यूब + 1, -1 का क्यूब -1 ही होता है मेरे बच्चों। आप बोलेंगे -1 + 1 आंसर इज 0, तो हो गया कमाल। -1 की इमेज क्या बन गई 0, -1 का किससे चक्कर चला 0 से। इसको एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, तो पहले अपन ऑब्टेन करते जाते हैं, बाद में एक साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। तो -1 का कनेक्शन है 0 से। अब किसका नंबर आया बच्चों 0 का, f0। कोई भी पागल भी आके कह देगा 0 का क्यूब 0 होता है, तो 0 लिख दो, 0 + 1 मतलब 1। तो 0 का चक्कर चला बच्चों किससे, 1 से। उसके बाद नंबर आया 3 का। अब की बार क्या निकालेंगे, f3 निकालना है मेरे भाइयों, तो x की जगह 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब + 1,
27, देखिए कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 27 + 1 28, 3 के साथ जो पेयर बनेगा वो बनेगा 28 का। नंबर आया दोस्तों F9, x की जगह 9 पुट करना है, 9 का क्यूब + 1। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 9 का क्यूब होता है 729, और उसमें प्लस करना है किसको? 1 को। तो बच्चों याद रखना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास 730, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। उसके बाद अब अपन क्या निकालेंगे? अब अपने पास लास्ट रह गया F7। F7 निकालना है तो अपन x की जगह 7 पुट करेंगे। 7 का क्यूब + 1। 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब होता है मेरे भाइयों 343, और अगर मैं उसमें 343 में 1 प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 344। तो बच्चों अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। और क्या करना है? किसका किससे चक्कर चला? -1 का 0 से चला। तो अपने को पहले लिखेंगे F = भाई हमारा जो फंक्शन है वो F = ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में -1, -0, -1 का 0 से पहला ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 0 का चला 1 से, 0, 1। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 3 का चला 28 से, 3, 28। चौथा ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा मेरे भाइयों? 9 का चला किससे? 730 से, तो 9, 730। उसके बाद वाला 7 का चला 344 से, तो 7, 344, कर्ली ब्रैकेट बंद। एंड दिस इज द आंसर इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दिस फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैंने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया मेरे भाइयों। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि इस फंक्शन की रेंज निकालो, तो उससे बढ़िया बात ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकती। ये जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट हैं, ये आपकी रेंज है। तो आप रेंज करके लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, 0, 1, 28, 730, 344, क्योंकि जिनसे चक्कर चलता है ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो आपकी रेंज है मेरे भाइयों यहाँ पे फंक्शन के केस में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कहानी। क्वेश्चन और देखिए अभी तो आप। अब देखिए, अभी जस्ट बच्चों ने मेरे से बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट करिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन, इतना सीधा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। आपको एक फंक्शन दे रखा है fx = x²। आपकी बुक का क्वेश्चन है वो सिंपल, fx = x²। आपसे कहा गया है कि निकालो फाइंड f1.1। f के साथ क्या आया था बच्चों? 1.1, मतलब x की जगह क्या रखना है? 1.1। तो f1.1 का मतलब क्या हो गया? 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी कि ये निकालना है ना, तो भैया ये क्या है? यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो ये बन गया 1.1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, f1 मतलब x की जगह 1 रखना है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। एक बार आप भले चाहें तो ऐसे दिखा दीजिए। और डिनोमिनेटर में दे रखा है 1.1 - 1। ये तो अपने को पता ही है, डिनोमिनेटर तो बड़ा सीधा सा केस है, 0.1 आएगा सोल्व करेंगे तो देखिए ऊपर आइडेंटिटी लग गई a² - b² वाली। एक बार दोनों को प्लस कर दो, कर दिया भैया प्लस, एक बार दोनों को माइनस कर दो, 1.1 और माइनस में 1। और डिनोमिनेटर में भी मुझे सेम चीज़ दे रखी है कि 1.1 - 1, तो ये इससे पूरा ही कैंसिल हो गया ना। फ़र्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि इसका आंसर भी 0.1 आएगा मेरे भाइयों। तो मुझे पता लग गया कि ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर बचा है मेरे पास 1.1 + 1। 1.1 + 1 का मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.1। ये इस क्वेश्चन की कहानी थी। इतना सीधा सा क्वेश्चन है यार मेरे भाइयों। तो ये आंसर आ गया 2.1। ठीक है भाइयों, अब अपन चलते हैं अपने एक नए क्वेश्चन की तरफ। फिर अपनी क्लास को अपन आज ओवर करेंगे और कल की क्लास में फिर अपन डोमेन और रेंज निकालेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन की। पहले एक क्वेश्चन और करेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको और बताऊंगा, प्री इमेज वाला। जैसे अभी तक तो अपन क्या बोलते थे कि सेट ए के एलिमेंट की सेट बी में इमेज बनती है। तो मैं आपको इस प्री इमेज की कहानी पहले से बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर 1, 2, 3 लिखा हुआ है। 1 का कनेक्शन ए से, 2 का कनेक्शन बी से, 3 का कनेक्शन सी से। तो 1 को ए की प्री इमेज बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज ए है, तो हम बोलते हैं ए की प्री इमेज 1 है। जैसे 2 की इमेज बी है, मतलब 2 का चक्कर किससे चल रहा है? बी से। तो बी से चक्कर किसने चलाया? 2 ने। उल्टी बात करनी है। प्री इमेज किनकी होती है? इनकी। मतलब ये किसकी बीवियां हैं? ये किसकी पत्नी हैं?
ये 1 की पत्नी है, ये 2 की पत्नी है, ये 3 की पत्नी है, तो प्री इमेज की कहानी ऐसे चलती है कि ये इधर वाले किसकी पत्नी है या किसकी गर्लफ्रेंड है या किसकी दोस्त है, इनके बारे में बात चलती है प्री इमेज के केस में। और इनके केस में बात चलती है कि इनकी इमेज क्या है, इनका किन से चक्कर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बात हो गई आपको क्लियर। तो प्री इमेज वाली कहानी आपके अब जल्दी समझ में आ जाएगी। हमसे पहले कहा जा रहा है कि एक सेट ए है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट है और एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स का सेट, इज़ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा भैया फंक्शन, तो ये है हमारे काम की चीज़। एफ एक्स ये दे रखा है, रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने से पहले अपने को इस सेट ए के एलिमेंट 1 बाय 1 पुट करने पड़ेंगे और आंसर निकालना पड़ेगा। तो करते हैं 1 बाय 1 पुट। x की जगह सबसे पहले क्या रखेंगे -2, तो f -2, x की जगह मैंने -2 रखा भैया -2 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -3, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और माइनस का 3, 4 + 4 8, 8 - 3 5। ठीक है भैया, तो -2 का चक्कर चल गया किससे 5 से। अब रखेंगे -1 पुट कर देंगे, ये -1 पुट किया मेरे भाइयों। -1 रखने पे आप क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और माइनस का 3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और ये माइनस का 3, 1 + 2 3, 3 - 3 आंसर इज 0। ठीक है, ये कहानी हो गई f -1 की। अब की बार f0 निकालना है, f0 निकालना है तो x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा -3। अब आप होशियार बच्चे हैं, अब की बार x की जगह 1 रखना है, f1, 1 का स्क्वायर 1, -2 × 1 2 आ जाएगा और ये माइनस में 3 चल ही रहा है मेरे भाइयों, दोनों माइनस के 1 - 5, 1 - 5 का मतलब आंसर इज -4। ये 1 की इमेज आ गई -4। अब की बार 2 रखना है, f2, 2 रखो साहब, x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4, ये माइनस का 3, 4 से 4 की ज़िंदगी खराब। ठीक है भाइयों, तो f2 का आंसर क्या आ जाएगा, f2 का आंसर आ जाएगा -3। तो मेरे दोस्तों सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए आपके पास। -2 का चक्कर चला 5 से, -1 का चक्कर चला भैया किससे, 0 से, 0 का चक्कर चला -3 से, 1 का चक्कर चला -4 से, 2 का चक्कर चला -3 से। क्या सिखाया, जिनसे चक्कर चलता है वो मेरे दोस्तों रेंज होती है। तो आप चाहें तो सीधा आंसर लिख लें और आप चाहें तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बना के लिख दीजिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि चलो इस फंक्शन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखो, तो फिर कैसे लिखते हैं देखना, f = भाई ये तो अपने को एक रूल के थ्रू दे रखा था, कोई बोले एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखो तो लिख देंगे ना, क्या दिक्कत है। -2 का किससे, 5 से, -2 का 5 से, सेकंड -1 का किससे, 0 से, -1 का किससे, 0 से। ठीक है, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर 0 का है -3 से, 0 का है -3 से। फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर 1 का है -4 से, 1 का है -4 से। फिफ्थ ऑर्डर्ड पेयर 2 का है -3 से, 2 का है -3 से। बंद कर दो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कहानी खत्म। ये हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहली बात तो ये, फंक्शन की अगर रेंज निकालनी है तो रेंज मतलब ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट 5 0 -3 -4 और -3 देखिए 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की नीड नहीं है। आपकी रेंज आ गई 0 -3 -4 और 5। दिस इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट सबसे मज़ेदार है। ये क्वेश्चन इतना यूनिक है, देखिए आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है बच्चों, लेकिन आप जानते हैं मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डीप में पढ़ाता हूँ भाइयों। प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 and 5, जब भी आपसे क्वेश्चन बोला जाए ना प्री इमेज निकालो, भैया किसकी प्री इमेज निकालनी है, 6 की, fx की जगह जाके उसी को पुट कर दो। 6 की प्री इमेज निकालनी है, fx की जगह जाके 6 पुट कर दो, तो x² -2x -3 = 6, कहानी खत्म। जिसकी भी प्री इमेज निकालनी हो fx की जगह जाके उसको पुट कर दो, 6 को पुट कर दिया। इस वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, x² -2x -3 और उधर 6 है तो इधर आएगा तो
-3 -6 माइनस का 9 इक्वल टू 0, x² -2x -9 इक्वल टू 0। ये आया मेरे पास मेरे भाइयों x² -2x -9 इक्वल टू 0। अब अगर आप देख रहे हो ना, मैं आपको बहुत कायदे से एक चीज़ बताऊं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का आपके पास एक फॉर्मूला था 10th में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b। तो b x का कोफिशिएंट होता है तो 2 प्लस माइनस रूट डी का मतलब होता है बच्चों b² -4ac। ये मुझे यकीन है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा अपन ने। d = b² -4ac। 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 आएगा, 4 -4 इंटू a कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 है। c कितना है मेरे भाइयों, c -9 है कांस्टेंट टर्म, ये -9 क्या आ गया, 4 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 9 4 जा 36, कितना आ गया 40। तो 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 40 माइनस b प्लस माइनस √d/2 है। 2a का मतलब 2 इंटू 1 2। तो ये दे रखा है बच्चों आपके पास √40, ये मैंने आपको दिया है √40। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे बच्चों तो आंसर आएगा x = 2 प्लस माइनस √40 का मतलब क्या है, आप इसको लिख दीजिए 4 × 10। √40 का मतलब क्या है, 4 × 10। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 2 √10/2। न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ गया दोस्तों, आप लिखेंगे 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस √10/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1 प्लस माइनस √10। अरे भैया ये तो अजीब सा आंसर आया है। ये जो x की वैल्यू आई है ये तो मुझे बड़ी अजीब सी वैल्यू मिली है। ये क्या आया, 1 प्लस माइनस √10। और x जो है ना, x मतलब वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए मेरे भाइयों, क्या ये होना चाहिए इंटीजर। ये इंटीजर होता है क्या, ये तो लफड़ा करवा गया बेटा। तो ये आपका आंसर नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस √10। x की वैल्यू मिली है 1 प्लस माइनस √10। क्या ऐसा आपको इस सेट A के अंदर कुछ दिख रहा है क्या, क्योंकि x क्या होता है, x का मतलब है सेट A का एलिमेंट, और सेट A में तो भैया इंटीजर है कुछ, -2 -1 0 1 2। सेट A के अंदर ये चीज़ दिख कहाँ रही, इसका मतलब 6 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि उसकी प्री इमेज बने ही सही। देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 6, नो देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 6 की कोई प्री इमेज नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिलती है 1 प्लस माइनस √10, और ये वैल्यू मेरे इस सेट के अंदर नहीं है। ये कहानी होती है बेटा प्री इमेज निकालने की। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब अपन -3 की निकालते हैं, वो थोड़ा जल्दी निकालेंगे अब की बार -3 की। देखना अपन क्या करेंगे, fx की जगह -3 पुट कर देंगे, तो अपनी कंडीशन क्या बन जाएगी, x² -2x -3, और इक्वल टू में अपन ने क्या रख दिया, -3 रख दिया। -3 इधर आएगा, आप लिखेंगे x² -2x -3 + 3 = 0। 3 से 3 की ज़िंदगी खराब, x² -2x = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला बेटा, यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक मिली, दोनों में x कॉमन आ गया, x -2 = 0। x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो x की वैल्यू मिल रही है 0, और एक x की वैल्यू मिल रही है मेरे भाइयों -2। क्योंकि एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x -2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू 2 आ रही है। 0 और 2 सेट A के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब -3 की 2 प्री इमेजेस हैं। इसका मतलब -3 की 2 प्री इमेजेस हैं, एक तो है 0 और एक है 2, क्योंकि ये दोनों ही इस सेट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है भाइयों, ऐसे अब किसकी प्री इमेज निकालनी है, ऐसे ही अब अपने को प्री इमेज निकालनी है 5 की। तो इसकी तो कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसकी 2 प्री इमेज आई, एक आई 0 एक आई 2। अब 5 की निकालनी है बच्चों, तो fx की जगह 5 पुट कर देंगे, x² -2x -3 = 5। ठीक है, x² -2x -3, 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 5 = 0। x² -2x -8 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बच्चों का खेल है इसको सोल्व करना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए, x² -4x + 2x -8 = 0। एक बार इनमें कॉमन ले लीजिए x,
x माइनस 4, एक बार प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मिला x माइनस 4, यहाँ से मिला x प्लस 2। एक ब्रैकेट में तो लिख देंगे x माइनस 4, एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से पहला आपको आंसर मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से सेकंड आंसर मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। इनको चेक करना कंपलसरी है कि ये सेट A के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। क्या सेट A के अंदर 4 है? नहीं है, इसका मतलब ये किसी की भी प्री इमेज नहीं है। क्या सेट A के अंदर -2 है? यस, सेट A के अंदर -2 है। इसका मतलब इस 5 की सिर्फ A की प्री इमेज है, और वो प्री इमेज क्या है मेरे दोस्तों? -2। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास x की 2 वैल्यू आ रही है और वो दोनों ही उसकी प्री इमेज हो। वो प्री इमेज तब होगी जब वो सेट A के अंदर वैल्यू प्रेजेंट हो। तो आज की कहानी ये थी मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट बताया है। वरना बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, इमेज के बेसिस पे बातें याद कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन उनको देते हैं तो फिर उनको नहीं आता है। लेकिन अपने को आना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाइयों। तो ये तो आज की कहानी थी। हमने फंक्शन पढ़ा, हमने ये देखा कि भैया फंक्शन जो है वो कब होगा, मतलब रिलेशन जो है वो फंक्शन कब बनता है, वो कंडीशन हमने सारी देखी। फिर हमने देखा डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, क्वेश्चंस हमने करके देखे दोस्तों। अब आपके पास एक लास्ट चीज़ रह गई कि दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं। बस ये लास्ट बात करेंगे अपन, और उसके बाद कल आपके पास इतना शानदार कॉन्सेप्ट आएगा डोमेन रेंज, रियल वैल्यू फंक्शन की डोमेन रेंज, ये करते रहेंगे पूरे टाइम। अब दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपके लिए लिख दिया है इक्वल फंक्शन, मतलब दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं। दो फंक्शन इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है? 3 कंडीशन होती है, जिसमें से आपको 2 कंडीशन तो इतनी सीधी सीधी लगेगी। जैसे पहला फंक्शन है बच्चों f, जैसे f कोई भी फंक्शन है, f सच दैट सेट A2 सेट B, ठीक है। ऐसे ही g मेरे पास एक कोई सा भी फंक्शन है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 फंक्शंस f एंड g आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, इसका डोमेन क्या है? सेट है, तो इसका भी डोमेन क्या होना चाहिए? सेट है। फिर दोनों के को डोमेन भी मेरे भाइयों बराबर होने चाहिए। मतलब दो फंक्शन इक्वल तब होते हैं जब दोनों के डोमेन बराबर हो, दोनों के को डोमेन भी बराबर हो। मतलब f अगर फंक्शन है सेट A से सेट B में, तो g भी फंक्शन होना चाहिए सेट A से सेट B में। तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरी कंडीशन है f(x = gx), दोनों फंक्शन बराबर होने चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अभी x क्या होता है? x का मतलब दोनों के डोमेन के एलिमेंट, क्योंकि इसका भी डोमेन A है, इसका भी डोमेन A है। कंपलसरी है ना भाई, दो फंक्शन बराबर कब होते हैं? दोनों के डोमेन बराबर होने चाहिए, दोनों के कोडोमेन बराबर होने चाहिए। और सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे सपोज 1 2 3 4 प्रेजेंट है सेट A के अंदर, तो आप x की वैल्यू 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे। ऐसा करने पे f1 का जो आंसर है वही g1 का आना चाहिए, x की जगह 2 रखने पे f2 का जो आंसर है वही g2 का आना चाहिए, x की जगह 3 पुट करने पे जो आंसर f3 का है वही आंसर g3 का आना चाहिए। और सेम कंडीशन जो x की जगह 4 रखने पे आएगा f4, वही आंसर g4 का आना चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इस बात को। तो भाइयों क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपके लिए, मेरे पास एक सेट A है, सेट A के अंदर एलिमेंट है 2 1 2, और मेरे पास एक सेट B है, सेट B के अंदर 2 एलिमेंट है 3 और 6। मुझसे कहा जा रहा है दोस्तों f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to B, f सच दैट A to B गिवन बाय, फंक्शन जो मैं किस तरह से दे रहा हूँ? गिवन बाय f(x) = जो f फंक्शन है वो है मेरा x² + 2, f फंक्शन तो है x² + 2। सेकेंड जो फंक्शन है g, आपको पता ही है अगर दो फंक्शन की इक्वलिटी चेक करूँगा ना, तो पहले तो ये कंडीशन सेम होनी चाहिए, g सच दैट A to B, मतलब f का और g का डोमेन बराबर होना चाहिए, f का और g का दोनों का को डोमेन भी बराबर होना चाहिए। g जो फंक्शन है वो मैं बता रहा हूँ गिवन बाय, अब g के लिए कैसे क्या बोलेंगे? gx = भाई f के लिए क्या बोल रहे हैं? fx, तो g के लिए क्या बोलेंगे? gx गिवन बाय gx = 3x, gx = 3x। आपको बताना है कि इज f(x) = gx, क्या ये दोनों फंक्शन बराबर हैं? तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था
पहले तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन सेम है, पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, डोमेन सेम है। दूसरी कंडीशन दोनों का कोडोमेन सेम होना चाहिए, इसका भी दोनों का कोडोमेन भी सेम आ गया। तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, मतलब यहाँ से जो भी एलिमेंट पुट करें उन पे f और g दोनों बराबर आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं x की जगह क्या रखूँगा बच्चों, 1 रखूँगा। f1 निकालना है, f1 निकालना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 2 3। f1 का आंसर क्या आया, 3 आया। f1 का आंसर 3 आया। ठीक है मेरे भाइयों, जो f1 का आंसर आया वही g1 का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये a के अंदर 1 है, यहाँ पुट करूँगा, x की जगह 1 रखा, g1 का मतलब 3 × 1, आंसर क्या आ गया 3। f1 बराबर g1। चलो ये तो काम सेट हुआ कि 1 के लिए दोनों का आंसर सेम है। अभी और देखना है, इसके अंदर एक एलिमेंट क्या है 2, अब की बार x की जगह 2 पुट करेंगे तो f2 निकालना है। f2 निकालना है तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 की खोपड़ी पे स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 2 आंसर इज 6। इसका मतलब f2 का आंसर 6 आया। f2 का आंसर 6 आया तो g2 का आंसर चेक करते हैं। x की जगह 2 पुट करना है, 2 पुट करना है तो 3 × 2, g2 का आंसर भी 6 आ गया। हो गई मेरे भाइयों बल्ले बल्ले। कैसे, f2 बराबर g2 आ गया, f1 बराबर g1 आ गया और f2 बराबर g2 आ गया। इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए fx और gx बराबर है, इसलिए मेरे भाइयों ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। इज fx = gx? यस, fx = gx। ठीक है, घर पे जाइए आराम से, और भैया आपके लिए कह रहा हूँ ये तो क्या है कि बच्चे देख लेंगे अपने हिसाब से। तो बच्चों मस्त रहिए आराम से, एकदम शानदार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल मेरे से शेयर करना, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। और कल हम डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।